हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं हम, रे ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस में हम पढ़ा रहे हैं आपको प्लेन मिरर, और कर्व सरफेस में कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। मेरे साथ साथ इसे नोट करें आप, बहुत सिंपल यूनिट है ये, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस यूनिट से कम 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। आप नोट करते जाइए साथ साथ, ध्यान दो मेरी बात पर। एक रे ऑप्टिक्स के लिए ये यूनिट है आपकी रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम प्लेन सरफेस से। दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में हम 2 मिरर पढ़ाएंगे आपको, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन और एक कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, स्पेशल नोट, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड ओनली व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस मींस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब रे ऑप्टिक्स केवल तभी वैलिड होगी मेरे बच्चे, जिन ऑब्जेक्ट से, जिन ऑब्स्टिकल से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है या फिर डिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लाइट रेज का केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट से होगा जिनकी लीनियर डायमेंशंस उस लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो। यही लिखा है मेरे बच्चे, रे ऑप्टिक्स is valid only when the characteristic dimensions means size of object are much larger than the wavelength of light। जिन ऑब्जेक्ट से, जिन ऑब्स्टिकल से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है या डिफ्रैक्शन हो रहा है या पोलराइजेशन हो रहा है, उन ऑब्जेक्ट का जो साइज होना चाहिए, उनकी लीनियर डायमेंशंस जो होनी चाहिए, वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो, तभी रे ऑप्टिक्स वैलिड है। रे ऑप्टिक्स का मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, डिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, इंटरफेरेंस हो, केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस लाइट का उन्हीं ऑब्जेक्ट से होगा जिन ऑब्जेक्ट का साइज मींस उनकी लीनियर डायमेंशंस, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस और लीनियर डायमेंशंस मींस उन ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो। क्लियर। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है ड्यू टू लो वेवलेंथ। जिस वेव की वेवलेंथ कम होगी, जितनी कम होगी, उसका प्रोपेगेशन उतना ही अधिक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होगा, ठीक है ना। लाइट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में लाइट केवल तभी चलेगी जब उसकी वेवलेंथ एग्जैक्ट क्या हो, 0 हो। और लाइट की वेवलेंथ 0 तो नहीं हो सकती, कुछ तो होगी। इसी वजह से लाइट का प्रोपेगेशन जो माना जाता है अप्रोक्सीमेटली रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन माना जाता है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या मेरे बच्चे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली, एक लाइन लिखिए बच्चों, लाइट का जो पाथ होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ना होकर के अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम है। Light appears to travel in straight line because wavelength of light is very small और frequency of light is very high। क्योंकि किसी भी वेव का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण होता है। जितनी वेवलेंथ उसकी कम होगी किसी वेव की, उसका प्रोपेगेशन उतना ही अधिक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होगा। अगर किसी वेव की वेवलेंथ एग्जैक्ट 0 होती
तो उसका प्रोपेगेशन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता, एग्जैक्ट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इसीलिए लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है कैसा होता है मेरे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है। इसीलिए लाइट लाइन लिखी है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कारण उसका बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल और फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी किसी भी वेव की किसकी वजह से होती है, उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण। तो इसका मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एग्जैक्ट रेक्टिलिनियर तभी होगा जब उसकी वेवलेंथ एग्जैक्ट क्या हो, नेग्लिजिबल का मतलब जीरो हो, लेकिन लाइट की वेवलेंथ एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, एंगस्ट्रॉम में है, वेवलेंथ कम है, इसी वजह से लाइट का प्रोपेगेशन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मानते हैं। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्लियर, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन में चलती है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन नहीं होता। इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई वेव चलती है तो उस प्रोपेगेशन को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। बट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज वेरी हाई। इसी वजह से लाइट का प्रोपेगेशन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन न होकर के अप्रोक्सीमेटली रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मींस स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है लाइट का, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम होती है, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं लाइट की वेवलेंथ को। क्लियर, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ रेज। लाइट रेज जो होती है हमारी मेरे बच्चे तीन तरह की होती है। क्या बेटा, एक तो पैरेलल रेज। टाइप्स ऑफ रेज, ध्यान दें मेरी बात पर, रेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पैरेलल रेज, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट एट इंफिनिटी। पैरेलल रेज हमेशा कहां से आती हैं, अनंत से आती हैं और अनंत पर ही जाकर मिलती हैं। पैरेलल रेज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट एट इंफिनिटी। इन पैरेलल रेज, मैं बात कर रहा हूं पैरेलल रेज की, पैरेलल रेज, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आती हैं और इंफिनिटी पर ही चल करके ये मिलेंगे। क्या बेटा, फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से आ रही है ये, फ्रॉम इंफिनिटी, और कहां तक जाएंगी, अप टू इंफिनिटी। क्लियर है। इन पैरेलल लाइट रेज इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। नोट कर लेना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है। पैरेलल रेज कहां से आती है, अनंत से आती है और अनंत पर ही चलकर मिल जाती है। तो पैरेलल रेज जहां से आ रही है, वो सोर्स जहां से ये पैरेलल रेज चल रही है और जहां पर आ रही है ये रेज, जैसे मान लो इस प्लेन पर गिरी, इस वाले सरफेस पर गिरी ये पैरेलल रेज चल करके यहां पर, तो जहां पर ये पैरेलल रेज फॉल हो रही है उस प्लेन से सोर्स जहां पर है, इन पैरेलल रेज जहां से आ रही है वो सोर्स कहां पर है, कहां पर है, इंफिनिटी पर है। और जहां पर ये आ रही है इस वाले प्लेन से उस सोर्स तक की जो डिस्टेंस है आर, अब क्योंकि आर कितनी डिस्टेंस है, इंफिनिटी, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस प्लेन पर लाइट जो गिर रही है उस लाइट की इंटेंसिटी, जहां से ये लाइट आ रही है उस सोर्स की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। सो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट किसके लिए लिखा है मैंने, पैरेलल रेज के लिए, नोट कर लीजिए। दूसरी रेज होती है मेरे बच्चे कौन सी, कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नोट करिएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम है। क्या बेटा, कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रेज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये अंडरलाइन कर लो। एंड दीज रेज
which actually meet at a point are called convergent ray. Convergent ray always coming from virtual object and actually meet at a point. Convergent rays का मतलब आगे चलने पर, जैसे ये वाली रेज है, ये कन्वर्जेंट रेज है, आगे चलने पर जिनके बीच की सेपरेशन कम हो और चल करके एक पॉइंट पर वास्तव में मिल जाएं, तो इन रेज को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट रे। जिस पॉइंट पर मिल रही है ये रे, जैसे यहां पर मिल रही है ये पॉइंट पर, और ये रेज कहां से आ रही है, सोर्स इसका कहां पर है, उस सोर्स से जहां पर ये मिल रही है वहां तक की डिस्टेंस अगर आर, तो जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कन्वर्जेंट रेज में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। जहां से ये लाइट रेज कन्वर्जेंट रे आ रही है, कन्वर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज विच एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कन्वर्जेंट रे। तो जहां पर ये सोर्स है, जहां से ये रेज आ रही है कन्वर्जेंट रेज, उस सोर्स से और जहां पर ये मिल गई, जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट से सोर्स तक की डिस्टेंस अगर आर है, तो जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां पर लाइट की इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है बच्चों। तो इंटेंसिटी के ऊपर ए स्क्वायर लिख दूंगा, तो ए स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर, सो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। फिर से समझो इस बात को, कन्वर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, एंड दीज रेज विच एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कन्वर्जेंट रे। एंड इन कन्वर्जेंट रे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या है, सोर्स से जिस पॉइंट तक ये जहां पर मिल रही हैं वहां तक की डिस्टेंस है, और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर मिल रही है ये रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। ये बात मैंने लिखी है किसके लिए, कन्वर्जेंट रेज के लिए। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कर लिया। तीसरी रेज कौन सी होती है मेरे बच्चे, डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट रे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, डाइवर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जेंट रे कहां से आती हैं, रियल ऑब्जेक्ट से आती है। ध्यान से सुनना, इफ डिस्टेंस बिटवीन दीज रेज गोज ऑन इंक्रीजिंग देन रेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज और डाइवर्जेंट रे। जिन रेज के बीच की सेपरेशन आगे जाने पर बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, एंड दीज रेज कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और जिन रेज के बीच की सेपरेशन आगे चलने पर क्या होती जाए, बढ़ती जाए, डाइवर्ज होती चली जाए, डाइवर्जेंट रेज कहलाती है, ठीक है ना मेरे बच्चे। और जहां से ये रेज आ रही है उस पॉइंट से जहां पर ये मिले या मिलती हुई अपीयर हो, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर आर है, तो इंटेंसिटी इन डाइवर्जेंट रे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ठीक है ना। कन्वर्जेंट रे और डाइवर्जेंट रे दोनों में ही इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है और एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है भाई। कन्वर्जेंट रेज कौन सी होती है, आगे चलने पर जिनके बीच की सेपरेशन कम होती जाए और वास्तव में चल करके किसी पॉइंट पर मिल जाए, ये कन्वर्जेंट रेज है। और डाइवर्जेंट रेज आगे चलने पर जिनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाए, ठीक है ना, ये डाइवर्जेंट रे। इन कन्वर्जेंट रे एंड इन डाइवर्जेंट रे, इन बोथ द रेज इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। नोट कर लीजिएगा, कन्वर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्जेंट रे ऑलवेज कमिंग फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, कर लिए मेरे बच्चे। मैं बात कर रहा हूं रियल इमेज
एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप ध्यान दें। इफ लाइट रेज आर कन्वर्जेंट देन इमेज इज रियल, इफ लाइट रेज आर डाइवर्जेंट देन इमेज इज वर्चुअल। कन्वर्जेंट रे ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज एंड डाइवर्जेंट रे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पर बनाया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म नहीं किया जा सकता। ये बात क्लियर है। इफ लाइट रेज आर कन्वर्जिंग देन इमेज इज रियल एंड इफ लाइट रेज आर डाइवर्जिंग देन इमेज इज वर्चुअल। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, रियल इमेज को पर्दे पर बना सकते हैं, रियल इमेज पर्दे पर बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। ये आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बड़ा काम का पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे, रे ऑप्टिक्स में, लाइट में। ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस, ठीक है ना। इस पर ये इंसिडेंट रे, ये वाली, और ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। किसी सरफेस पर नॉर्मल कैसे लेते हैं, इस प्लेन सरफेस पर नॉर्मल तो ये होगा मेरे बच्चे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। जैसे ये प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर कहिए आप, ये नॉर्मल है, इस पर ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ध्यान देना मेरी बात पर। और यहां से जरा गौर से देखना, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हमने ये बात बोली है, जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इसी प्लेन सरफेस पर ये कोई रे जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 0 है, तो यहां टकराई तो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस रे के लिए I 0 है, इस रे के लिए R भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां पर कितना है, 0। इसका मतलब इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ही इंसिडेंट रे आ रही है। अगर किसी प्लेन सरफेस पर या किसी सरफेस पर अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली फॉल हो तो लाइट रेज उसी पाथ से वापस चली जाती है, ठीक है ना। सेम पाथ से क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। तो यहां पर इंसिडेंट रे ये रही और रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते से वापस चली गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितने हैं, 0 है। तो यहां पर जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस गई, तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। क्योंकि ऐसे तो आई, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और लौट करके
उसी रास्ते से वापस चलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, किसकी बात कर रहा हूं राजा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जरा इस वाले फिगर को बना लीजिए आप, पहले बना लिया मेरे बच्चे। ये कोई प्लेन मिरर है, सिल्वर सरफेस है जिस पर इंसिडेंट रे ये रही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ इस रे के लिए, 0, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां पर क्या होगा, 0। इसका मतलब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां पर रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब किसी सरफेस पर अगर कोई लाइट रेज नॉर्मली इंसिडेंट हो तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चली जाती है, सेम पाथ पर वो रिट्रेस हो जाती है। जरा इस फिगर को देखो, यहां पर ये नॉर्मल है बच्चों, ये तो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के रे इधर चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला नियम है किसका, रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to angle of reflection R. If I is equal to 0, then R is equal to 0. That is, if light falls normally on a plane mirror, then it is reflected on the same path. जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस चली जाती है वो, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होंगे, ये सेकंड लॉ लिखा है मैंने। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, ये दो नियम हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये आप जानते होंगे शायद। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, आप इसे अंडरलाइन करें, ठीक है ना। फॉर्मेट प्रिंसिपल है ये, स्पेशल नोट मैंने लिखा है यहां पर फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है सुनिएगा जरा ध्यान से। द पाथ फॉलोड बाय द लाइट रेज और साउंड वेव टू टेक लीस्ट टाइम इफ I इज इक्वल टू R, इट इज द फॉर्मेट प्रिंसिपल। इसका मतलब जिस पाथ पर लाइट रेज या साउंड रेज, जिस पाथ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को लाइट रेज या साउंड वेव फॉलो करती है, उस पाथ पर वेव को चलने में टाइम सबसे कम लगता है, यही लिखा है मैंने बच्चे। द पाथ फॉलोड बाय लाइट रेज और साउंड वेव टू टेक लीस्ट टाइम इफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड। जिस पाथ पर लाइट रेज और साउंड वेव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, उस पाथ पर लाइट रेज और साउंड वेव को चलने में टाइम सबसे कम लगता है। ये फॉर्मेट प्रिंसिपल है। मैं कहना यह चाहता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन देता है कभी कभी, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये नॉर्मल है बच्चों, कोई लाइट रेज यहां से चल रही है, एक रेज चल करके यहां पहुंच रही है, ध्यान देना। एक रेज तो गई ऐसे इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए, और एक रेज जा रही है इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, और एक रेज जा रही है इस पाथ को फॉलो करते हुए। ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है ना, बोलो मेरे बच्चे। और एक रेज जा रही है इस पाथ को फॉलो करते हुए, इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां पर पहुंच रही है,
इस पॉइंट पर, ए से चली और पहुंची कहां पर, बी पर। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो बाया पाथ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये वाला। तो किस पाथ को फॉलो करने में टाइम सबसे कम लगेगा? लाइट को ए से बी तक पहुंचने में किस पाथ को फॉलो करने में टाइम सबसे कम लगेगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है ना मेरे बच्चे? किस पाथ को फॉलो करने में टाइम सबसे कम लगेगा? तो देखो, एक तो बाया पाथ फर्स्ट, इस वाले पाथ पर जरा गौर से देखो, इस वाले पाथ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है रेस। इस वाले पाथ को देखो, इस वाले पाथ को, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है। इस पाथ में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है? गलत नहीं है। इस वाले पाथ पर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं हो रहा। इस वाले पाथ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा। इस वाले पाथ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा। इस वाले पाथ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। केवल इस वाले पाथ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है लाइट रेस। तो इसका मतलब इस पाथ को फॉलो करने में टाइम सबसे कम लगेगा, लीस्ट टाइम इसी पाथ पर होगा। ये प्रिंसिपल फर्मेट प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेट प्रिंसिपल कहलाता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? इसका मतलब जिस पाथ को फॉलो करने में लाइट रेज और साउंड रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करे, उस पाथ पर ट्रेवल करने में टाइम सबसे कम लगता है। ये फर्मेट प्रिंसिपल है, ये आपका फर्मेट प्रिंसिपल है। नोट कर लिया आपने? वेरी गुड, ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूं स्पेशल फॉर प्लेन मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, पढ़े हुए हैं आपने ऑलमोस्ट। ये लॉ, ये वाले लॉ पढ़े हुए हैं आपने ऑलमोस्ट। आप इनको नोट करते जाइए, काम की चीज है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है बच्चों, क्योंकि प्लेन सरफेस है, इसमें कर्वेचर तो है नहीं। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, क्योंकि पावर के लिए एक रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू 1/f। शायद जानते हो। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, तो पावर इसकी क्या होगी? 0 होगी। सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर r इक्वल टू 2f होता है, लेकिन फोकल लेंथ कितनी है? इन्फिनिटी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0, पावर इक्वल टू होता है 1/f। फोकल लेंथ इन्फिनिटी है, डिवाइड करोगे पावर 0 होगी प्लेन मिरर की, क्योंकि प्लेन मिरर लाइट रेज को ना तो कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है। भाई पावर ऑफ मिरर और लेंस का मतलब क्या होता है? जो लेंस या मिरर लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करे या ज्यादा डाइवर्ज करे, उसकी पावर ज्यादा है। और जो न तो कन्वर्ज कर रहा है न ही डाइवर्ज कर रहा है, तो प्लेन मिरर लाइट रेज को न तो कन्वर्ज करता है न ही डाइवर्ज करता है। इसी वजह से प्लेन मिरर की पावर क्या होती है मेरे बच्चे? 0 होती है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट, ये फिगर बनाइए पहले आप, ये फिगर बना लो आप पहले। बना लिया? वेरी गुड, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। मैं इसको अलग से यहां बना के दिखाता हूं। देखो मेरे बच्चे, ये प्लेन मिरर है, ध्यान देना मेरी बात पर। इस प्लेन मिरर की ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है, ये प्लेन मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है। और ये कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर रखा है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, रियल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। एक लाइट रेज तो ये रही, एक लाइट रेज ये रही। किस तरह से आ रही है? ये डाइवर्जिंग रेज है, चेक कर लो। तो ये लाइट रेज डाइवर्जिंग रेज है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रेज, ये रेज यहां से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जरा गौर से देखो, यहां पर मैं
ये तो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे बच्चों, और ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, जरा गौर से देखो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रेज ऐसे आई और यहां से रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्जिंग आ रही हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं और रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्जिंग ही हैं। तो आगे चल करके मिलेंगी क्या भाई? आगे चल करके तो ये बीच की सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर, इन रेज को पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा ये रेज यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा यहां से आ रही है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ इमेज इज आई एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज यू। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज वी। मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u कहा जाता है और मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस को v कहते हैं। और मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन देखें, इधर से इधर की डिस्टेंस नापते हैं प्लस में, ये तो ओरिजिन मान लो आप इसको, तो ये तो प्लस एक्स एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस। तो इधर से इधर की दूरी नापेंगे हम प्लस में और इधर से इधर की डिस्टेंस नापेंगे माइनस में। तो इसमें u माइनस में है, v प्लस में है। ये तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ठीक है ना। रेज कैसी है? ये डाइवर्जिंग रेज है। यही फिगर मैंने यहां बनाया हुआ है मेरे बच्चे, जरा गौर से देख लो। तो इस ऑब्जर्वर को यहां से जो देख रहा है, इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा ये रेज जो आ रही है, इसको ऐसा अपीयर हो रहा है रेज यहां से आ रही है। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज दिखेगी। कैसी इमेज दिखेगी? वर्चुअल इमेज, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, प्लेन मिरर के आगे जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज उसके उतना ही पीछे बनती है। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। ये बात क्लियर है? फिगर को ठीक से बना लीजिए आप इस फिगर को। ये फिगर मैंने यही बनाया हुआ है यहां पर, ठीक है ना। ये बात मैंने लिख दी है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट and is formed behind the mirror at the same distance as that of object from the mirror। ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है क्या बेटा? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनती है और उतनी ही दूरी पर ये इमेज बनती है जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट नोट कर लिया जाए, ठीक है ना, ठीक से। चलें बच्चों आगे। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज राइट पार्ट ऑफ इमेज एंड राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ इमेज। इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर से कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, इन सभी से लेटरल इन्वर्जन होता है मेरे बच्चे। लेफ्ट राइट पार्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज में राइट पार्ट पर होता है और ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट पार्ट पर होता है। क्या बेटा? लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट is the right part of image and the right part of object is left part of image. It is called lateral inversion। ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर फिगर बना हुआ है ये प्लेन मिरर है, ये वाला। इसके आगे मैंने एक लेटर बनाया है बी, तो इस बी का मैंने मार्क कर दिया। देखो इस बी की इमेज मिरर में ये है, तो ये तो कौन सा पार्ट है? राइट पार्ट, और ये कौन सा है? लेफ्ट पार्ट। तो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट तो आ जाएगा लेफ्ट पर और लेफ्ट पार्ट चला जाएगा राइट पर। जरा गौर से देख लो। जैसे ये सी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये होगी, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन।
लेफ्ट पार्ट तो राइट पर और राइट पार्ट लेफ्ट पर। इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। फॉलोइंग लेटर्स डू नॉट सफर लेटरल इन्वर्जन, AHIMOTUVWXY, इनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। बाकी के जितने भी लेटर्स बचते हैं, रिमेनिंग लेटर्स सफर लेटरल इन्वर्जन। नोट कर लीजिए क्या बेटा, फॉलोइंग लेटर्स डू नॉट सफर लेटरल इन्वर्जन, AHIMOTUVWXY, AHIMOTUVWXY, इनमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। बचे बाकी के जितने भी लेटर हैं उन सभी में लेटरल इन्वर्जन होगा। मतलब इमेज का लेफ्ट पार्ट ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट होगा, इमेज का राइट पार्ट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्लेन मिरर है सामने और आप प्लेन मिरर में सामने खड़े होकर के आप कॉम्बिंग कर रहे हो राइट हैंड से। कॉम्बिंग तो समझते हो, अपने बाल कंघे से, कंघी से, कंघी जानते हो ना, कंघी, कंघी देखी है ना ये वाली, राइट हैंड से आप कंघी कर रहे हो ऐसे मिरर में देख करके। तो मिरर में जो इमेज बन रही होगी ना वो लेफ्ट हैंड वाली बनेगी। राइट हैंड से अगर कॉम्बिंग कर रहे हो तो इमेज लेफ्ट हैंड वाली दिखेगी आपको। लेफ्ट पार्ट राइट पर और राइट पार्ट लेफ्ट पर दिखेगा। क्लियर है? सेवेंथ पॉइंट देखिएगा। सेवेंथ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना मेरे बच्चे? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला जाता है बच्चों इसको। कौन सा? ट्रांसवर्स। स्पेशली मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैग्निफिकेशन इमेज का जो होता है इसको लीनियर मैग्निफिकेशन, और क्या बेटा, मैग्निफिकेशन और बोला जाता है इसको ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द M इज इक्वल टू I/O is equal to V/U. This relation is true for both mirror and lens. यहां पर O क्या चीज है? ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, I लेंथ ऑफ इमेज, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस और मिरर, V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर हो तो मिरर से, लेंस है तो लेंस से। O साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट I लेंथ ऑफ इमेज, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और लेंस, V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस और मिरर। क्योंकि यहां पर मिरर पढ़ रहे हो तो मिरर से, U मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी है और V मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस, दूरी को डिस्टेंस बोला जाता है। O लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, I लेंथ ऑफ इमेज। क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक है। फॉर इरेक्ट इमेज, अगर इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है बच्चों। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। फॉर इरेक्ट इमेज M विल बी पॉजिटिव। इस पॉइंट को अंडरलाइन करो, चाहे लेंस हो या मिरर। इरेक्ट इमेज के लिए M पॉजिटिव लेते हैं और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज के लिए M नेगेटिव लेते हैं। वर्चुअल इमेज के लिए M पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए M नेगेटिव, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। ये बात अंडरलाइन कर लो। बहुत सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको। आप एक एक पॉइंट अंडरलाइन करते जाइए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों ये। फॉर इरेक्ट इमेज M विल बी पॉजिटिव एंड फॉर इन्वर्टेड इमेज M विल बी नेगेटिव। इरेक्ट इमेज के लिए M पॉजिटिव लेते हैं, सीधा प्रतिबिंब इरेक्ट इमेज के लिए M पॉजिटिव और इन्वर्टेड इमेज के लिए M नेगेटिव लिया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया। मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, एरिया का मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसके लिए रिलेशन देखिएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, I/O का स्क्वायर इज इक्वल टू V/U का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है। M यहां तो ये एरिया का मैग्निफिकेशन है और स्मॉल m क्या है?
स्मॉल m क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है। एम ए, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया एंड m इज लीनियर मैग्निफिकेशन। एरिया का मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, लीनियर मैग्निफिकेशन की स्क्वायर के बराबर होता है। इस रिलेशन को नोट कर लो और अंडरलाइन कर लो बच्चों। मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया आई अपॉन ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन यू का स्क्वायर। आई अपॉन ओ का स्क्वायर का मतलब इमेज का एरिया और ओ स्क्वायर ऑब्जेक्ट का एरिया। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है एम स्क्वायर। एम यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन है एम, और एम ए एरिया का मैग्निफिकेशन बोलती है बच्चों, नोट कर लेना। दिस इज द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द एरिया ऑफ इमेज। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे बच्चे यहां पर, आप इसको नोट कीजिए मेरे कहने से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे। एरिया ऑफ सिनेमा स्लाइड इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिनेमा स्लाइड का एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्टर। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है बच्चों ये। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्टर इज 20। तो क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इमेज ऑफ स्लाइड ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सिनेमा स्लाइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑब्जेक्ट का दिया है और ये दिया है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोजेक्टर का। तो ये पूछ रहा है स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी ना उसका एरिया क्या होगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का एरिया दिया है, ये सिनेमा स्लाइड का एरिया का मतलब ऑब्जेक्ट का एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ये। और जिस प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर जो इमेज बनाई जा रही है उस प्रोजेक्टर का लीनियर मैग्निफिकेशन 20 दिया है। एरिया ऑफ इमेज पूछा है, एरिया ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन एम स्क्वायर, एरिया का मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एम स्क्वायर मैग्निफिकेशन एरिया का इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन यू का स्क्वायर। बड़ा विशेष ध्यान से सुन लेना बच्चों। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जब इस फॉर्मूले की लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप भूल जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे आपको। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन 20 दिया है, एरिया ऑफ इमेज पूछा है। तो इस फॉर्मूले को यहां से उठाइए, यहां से। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लीनियर मैग्निफिकेशन 20 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है और इमेज जो बन रही है ना स्क्रीन पर देखो कितनी बड़ी हो गई। 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा किसका, इमेज का। ठीक है ना, नोट कर लिया बच्चों आपने। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 8वां पॉइंट। इफ देयर आर 3 मिरर्स एट एन एंगल थीटा, 3 प्लेन मिरर थीटा एंगल पर रखे हैं, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दीज मिरर्स आज गिवन बाय n इज इक्वल टू 720 बाई थीटा माइनस 1। 3 प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर हैं, कितने एंगल पर हैं, एक प्लेन मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, तीसरा प्लेन मिरर, कोई भी एंगल हो सकता है। ध्यान दो, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। एक दूसरे से थीटा एंगल पर है और कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की बनने वाली नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी उसके लिए फॉर्मूला रट लो डायरेक्ट, 720 बाई थीटा माइनस 1। अगर 3 प्लेन मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर है, 3 मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जैसे मान लो किसी कमरे की 2 लगातार दीवारें और छत प्लेन मिरर की बनी है, 2 एडजेसेंट वॉल एंड रूफ ऑफ ए रूम इज सिल्वर्ड। तो देखो काउंट करो, 2 तो लगातार दीवार
और एक छत प्लेन मिरर की बनी है, तो 3 मिरर हो गए ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, देख लो, चेक कर लो। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, यहां पर थीटा की जगह पर 90 लिख दो, 90 से डिवाइड करोगे 720 को, 8 - 1, तो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी 7। अगर 3 मिरर 60 डिग्री पर हैं, जैसे मान लो ये 3 मिरर हैं और तीनों 60 डिग्री पर हैं, ये 60, ये 60 और ये 60, तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां पर 60 से डिवाइड करो, 720 को 60 से डिवाइड करोगे तो 12 - 1, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेंगी, 11 बनेंगी। ये बात क्लियर है? अरे भाई 3 प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर रखे हैं, तीनों के बीच का एंगल थीटा है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज का नंबर कितना होगा, कितनी इमेज बनेंगी, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 3 प्लेन मिरर्स इफ 3 प्लेन मिरर्स इनक्लाइंड एन एंगल थीटा। तो n = 720 माइनस थीटा, 720 / थीटा -1। 3 मिरर 90 डिग्री पर है, तो नंबर ऑफ इमेज, ये 90 वैल्यू यहां रख दो, 90 से डिवाइड करो, 8 - 1, तो 7 इमेज बनेंगे। अगर 3 मिरर 60 डिग्री पर रखे हैं तब, तो यहां पर 60 लिख दो, 60 से डिवाइड करो 720 को, 12 बार डिवाइड होगा, -1, 11 इमेज बनेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ 2 एडसेंट वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए रूम आर सिल्वर्ड, किसी कमरे की 2 लगातार दीवारें, 2 एडसेंट वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए रूम आर सिल्वर्ड, किसी कमरे की 2 लगातार दीवारें और छत, सिल्वर्ड का मतलब प्लेन मिरर से बनी हुई हैं, तो 3 मिरर बन गए ना। अरे भाई 2 तो लगातार दीवार हो गई और एक सीलिंग मींस छत हो गई, तीनों प्लेन मिरर से बने हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म, तो एक ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, तो यहां पर कमरे की 2 लगातार दीवार और एक सीलिंग सिल्वर्ड है, और कमरे की 2 लगातार दीवार और सीलिंग के बीच का एंगल म्यूचुअली एंगल कितना हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तीनों, 90 डिग्री एंगल हो गया। तो नंबर ऑफ इमेज किसी ऑब्जेक्ट की n बराबर 720 / थीटा -1, थीटा की जगह पर 90 लिख दो, 90 से डिवाइड करो, 720 को 90 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स डिवाइड होगा, -1, तो नंबर ऑफ इमेज एक ऑब्जेक्ट की 7 बनेंगी, 7 इमेज बनेंगी, और 7 इमेज में से भी 3 इमेज तो बनेंगी दीवार पर और 4 बनेंगी सीलिंग में। इस पॉइंट को नोट कर लें, अब क्यों बनेंगी ये भूल जाए आप। क्या बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 7। अगर पूछता है वो, बाय द वे वैसे तो पूछेगा नहीं, पूछता है तो लिख लेंगे आप, 3 इमेज तो बनेंगी दीवार पर और 4 बनेंगी सीलिंग में। इस पॉइंट को याद रखना बस, ठीक है मेरे बच्चे। पॉइंट नंबर 9 देखो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ये कोई प्लेन मिरर है, विशेष ध्यान से सुनिएगा, ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के आगे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है, आई पर। अब वो ये कह रहा है प्लेन मिरर यहां पर रेस्ट पर है बच्चों, फिक्स है ये। प्लेन मिरर के आगे ये कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो इसकी इमेज यहां पर है। जब ये ऑब्जेक्ट चल करके यहां पहुंचा तो इसकी इमेज चल करके यहां आ गई। अगर प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव करे, कितनी स्पीड से, v स्पीड से चल करके ये यहां आ गया, तो इमेज v स्पीड से चल करके यहां आ जाएगी। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू, स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू, इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 2v होगी। भाई v वेलोसिटी से ये आगे चला, v वेलोसिटी से इमेज आगे आ गई, तो इमेज की स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो 2v होगी, और इस मिरर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो, क्योंकि मिरर तो फिक्स है, मिरर की स्पीड तो 0 है, इमेज की स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में तो v होगी और इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 2v होगी। ये बात अच्छे से समझ लो। ये मिरर है, मिरर फिक्स है, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये रही,
ऑब्जेक्ट चल रहा है मिरर के आगे v स्पीड से, तो इमेज भी तो v स्पीड से चलेगी। इसका मतलब स्पीड, इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो 2v होगी और मिरर के रेस्पेक्ट में v होगी, क्योंकि मिरर रेस्ट पर है। क्लियर हो गई ये बात? ये बात क्लियर हो गई बच्चों? बिल्कुल। इफ ऑब्जेक्ट गोज टुवर्ड द प्लेन मिरर विद वेलोसिटी v, then image goes towards object with velocity 2v and towards mirror with speed v. That is velocity of image with respect to object is 2v and with respect to mirror is v. एक एक पॉइंट विशेष ध्यान से नोट कीजिए। क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये, और क्वेश्चन आपके जब आएगा तो आपके द्वारा पूछा जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? नोट कर लीजिए आप इसे। क्या मेरे बच्चे फिर से देख लो, ये कोई प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर यहां पर फिक्स है, रेस्ट पर है। ये प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की ओर, या तो प्लेन मिरर की ओर आ रहा है या प्लेन मिरर से दूर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की ओर जा रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट की ओर 2v वेलोसिटी से आएगी, क्योंकि इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 2v होगी और मिरर के रेस्पेक्ट में v होगी। फिर से समझो, मिरर फिक्स है, ऑब्जेक्ट v स्पीड से मिरर की ओर जा रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्ट की ओर 2v स्पीड से आएगी और इमेज मिरर की ओर v स्पीड से आएगी। इट मींस speed of image with respect to object is 2v and speed of image with respect to mirror is v. यही बात मैंने नोट की है। 9th पॉइंट को ठीक से देख लो और नोट कर लो। इसे कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 10। बड़ा काम का पॉइंट लिखा है बच्चों। ये काम का नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम का है, विशेष ध्यान से सुनिएगा। ये पढ़ा तो है आपने 10th में, हो सकता है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम हो, लेकिन समझ लो क्योंकि जरूरत पड़ती है इसकी। इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाई एन एंगल 2 थीटा। अगर प्लेन फॉर सेम इंसिडेंट रे ये बात लिख देना, इंसिडेंट रे। क्लियर? अगर किसी प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। शर्त यह है कि इंसिडेंट रे सेम है, इंसिडेंट रेज को नहीं घुमाना, प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए। तो रिफ्लेक्टेड रे मेरे बच्चे कितने एंगल से घूम जाती है? 2 थीटा एंगल से घूम जाती है फॉर सेम इंसिडेंट रे। इस फिगर को बना लो आप, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, चेक कर लो। इस फिगर को मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, पहले आप इस फिगर को बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं तो देखो मेरे साथ साथ बनाइए आप। यहां मैं बना रहा हूं, यहां पर ध्यान दो। आपने लिखा है इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल थीटा। प्लेन मिरर को अगर थीटा एंगल से घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी फॉर सेम इंसिडेंट रे। जैसे मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ये कोई प्लेन मिरर, ध्यान देना मेरी बात पर। इनिशियली प्लेन मिरर यहां पर है, ए बी नाम डाल दिया मैंने, और इस पर ये नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल है, ये ध्यान देना। और इस पर ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, आई बराबर आर होता है, हम जानते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से ऐसे घुमा दें,
जब प्लेन मिरर यहां पर है, देखो जरा प्लेन मिरर ये है, जब ये प्लेन मिरर ये है तो इस पर नॉर्मल तो यही होगा ना। अब हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, देखो ऐसे, ये प्लेन मिरर ऐसे आ गया, ये एंगल थीटा है ये वाला। इंसिडेंट रे यही वाली है, तो नॉर्मल जो होगा ना भाई, जब प्लेन मिरर ये था तो नॉर्मल ये रहा, ठीक है। प्लेन मिरर को, इस प्लेन मिरर को हमने थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिया, तो नॉर्मल थीटा एंगल से इधर चला जाएगा ना, ये एन डैश मान लो, तो ये एंगल कितना होगा, इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का एंगल ये थीटा होगा कि नहीं होगा, पहले ये देखो, पहले ये समझो, होगा ना, पक्का होगा। जरा देखो, पहले प्लेन मिरर तो यहां पर है, ए बी पर है, अब ए डैश बी डैश पर आ गया, तो अब नॉर्मल ये हो गया इसके लिए, ये नॉर्मल हो गया। तो इस वाले प्लेन मिरर के लिए, इस प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे तो यही वाली है, ध्यान देना मेरी बात पर। इस नॉर्मल से ये एंगल कितना था, आई, अब ये नॉर्मल, तो अब इस मिरर, इस वाले मिरर के लिए तो नॉर्मल ये बन गया ना, तो इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट रे वही है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आई है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा होगा, आई प्लस थीटा, ये एंगल होगा यहां से लेकर के यहां तक का, ये वाला एंगल आई प्लस थीटा होगा। ये बात क्लियर है। और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये वाली, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे पहली वाली है ये वाली, और ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, और ये इंसिडेंट रे है, ध्यान देना। तो अब ध्यान दो मेरी बात पर, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना था, देखो यहां से लेकर के पहले वाले नॉर्मल से इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, आर, आर का मतलब आर और आई तो बराबर होते हैं, ये आर है, ये थीटा है, तो अब इस नए नॉर्मल से ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए भाई, ये एंगल आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये तो आर और ये थीटा, ये आर है, ये पर यहां से यहां तक आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, आर माइनस थीटा का मतलब आई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। अब देखो ये एंगल कितना होगा, इस नॉर्मल से ये एंगल कितना, आई प्लस थीटा, ये कितना होगा, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, आई प्लस थीटा ये है, तो ये भी आई प्लस थीटा होगा, ये आई प्लस थीटा होगा, आई प्लस थीटा होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल तो आई प्लस थीटा, ये एंगल आई माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल, ये एंगल बचेगा आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटा दो, आई प्लस थीटा में से घटाना है आई माइनस थीटा, इक्वल टू आई से तो आई कट गया, देखो आई प्लस थीटा, ये माइनस अंदर ले जाओगे, माइनस आई प्लस थीटा, तो इस आई से आई कट जाएगा, इक्वल टू 2 थीटा, तो ये एंगल जो आएगा ना 2 थीटा आएगा। बना लो फिगर, बना लो ठीक से, ये वाला फिगर, यही वाला फिगर बना हुआ है, ठीक से फिगर बना लो। अगर प्लेन मिरर को, अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी, बस शर्त यह है कि इंसिडेंट रे आपकी सेम है उसी इंसिडेंट रे के लिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले प्लेन मिरर तो ये था, तो नॉर्मल उस पर ये रहा, ये वाला इनिशियल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल आई है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल आर होगा, और आई बराबर आर होता है तो ये भी तो आई होगा, ये आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है। अब मैंने प्लेन मिरर को, इस प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया, ये तो नॉर्मल आपका थीटा एंगल से घूम जाएगा, ये थीटा हो गया, तो इस नॉर्मल के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये तो एंगल आई है और ये एंगल थीटा है, तो इस नॉर्मल के लिए ये एंगल कितना हुआ, आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे ये चली गई ये वाली,
तो ये एंगल कितना होगा, आई प्लस थीटा, ये है तो ये आई प्लस थीटा होगा। ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, ये एंगल कितना है आर, आर मीन्स आई, ये आई और ये थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल में से इस एंगल को घटा दो तो आई माइनस थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना है आई प्लस थीटा, इस एंगल में से इस एंगल को अगर घटा दें तो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और बाद वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आ जाएगा। आई प्लस थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने आई माइनस थीटा को, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। इस फिगर को बना सकते हो तो बना लीजिए ठीक से, आराम से बना लो, तसल्ली से बना लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं सभी ने बना लिया बच्चों। आगे चल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 11th पॉइंट देखिएगा। फॉर प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज 1, इन प्लेन मिरर m इज +1, क्योंकि I बराबर O होता है और V बराबर U, और इरेक्ट इमेज के लिए m प्लस होता है, और I O के बराबर है, V U के बराबर है, तो m बराबर I अपॉन O इजिकल टू V अपॉन U इजिकल टू m की वैल्यू 1 होगी। अब क्योंकि इमेज इरेक्ट है तो इसलिए m की वैल्यू इरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 देखें, सिंपल सा है। 12th पॉइंट देखिएगा मेरे बच्चे। प्लेन मिरर का हम यूज करते हैं प्रिज्म इन्वर्टर के अंदर। किसमें मेरे बच्चे, प्रिज्म इन्वर्टर। प्रिज्म इन्वर्टर का काम होता है जो इमेज उल्टी बनती है उसको इरेक्ट करने के लिए। तुमने देखा हो सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल तो देखा होगा, पिक्चर हॉल, स्क्रीन पर जो इमेज बनती है रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है बच्चों, और रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो हमेशा रियल इमेज बनती है और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो स्क्रीन पर जो सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है आपको वो रियल है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, लेकिन स्क्रीन पर, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर तो इमेज सीधी दिखती है आपको। तो एक्चुअल में जो प्रोजेक्टर है सिनेमा हॉल में, जिस प्रोजेक्टर के द्वारा इमेज स्क्रीन पर बनाई जा रही है वो एक्चुअल में इमेज तो रियल है, लेकिन रियल इमेज उल्टी होती है, लेकिन पर्दे पर जो दिख रही है इमेज वो तो सीधी दिख रही है हमको। तो वो काम होता है, फिर उस उल्टी इमेज को सीधा करने का काम करता है कौन, प्रिज्म इन्वर्टर। प्रिज्म इन्वर्टर हमेशा इन्वर्टेड इमेज को क्या कर देता है, सीधा करता है। कैसे करता है सीधा, उसका कारण मैं समझा रहा हूं। देखो एक्चुअल में इसके अंदर एक प्रिज्म का बेस जो होता है सिल्वर्ड होता है, प्लेन मिरर से बना होता है। इसमें जरा गौर से देखो, जैसे एक रेज आ रही है, ये एक रेज आ रही है, ये और ये, ध्यान देना मेरी बात पर। ये रेज तो गई यहां पर बच्चों रिफ्रैक्शन के द्वारा, और ये रेज गई यहां पर, तो यहां से ये रेज तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रेज तो रिफ्लेक्ट होगी यहां से, इस जगह से, यहां से। तो ये रेज तो रिफ्लेक्ट होकर के गई यहां पर, और ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के गई यहां पर, तो ये वाली रेज आ गई यहां और ये वाली रेज आ गई यहां। तो एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाली रे रिफ्रैक्शन से पहले यहां पहुंची और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये पहुंच गई यहां पर। पहली वाली जो ऊपर वाली रे है वो तो आ गई नीचे, और जो नीचे वाली रे है ना, यहां से तो रिफ्रैक्शन हुआ, प्रिज्म है, और ये सिल्वर्ड सरफेस है तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये वाली रेज पहुंच गई ऊपर। तो देखो ये वाली रेज तो चल करके आ गई नीचे, और नीचे वाली रेज चल करके पहुंच गई ऊपर। तो एक्चुअल में इमेज तो ये वाली थी, और इसने प्रिज्म इन्वर्टर ने क्या कर दिया, उल्टी इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को प्रिज्म इन्वर्टर ने क्या कर दिया, इरेक्ट, सीधा कर दिया। प्रिज्म इन्वर्टर का काम केवल और केवल इन्वर्टेड इमेज को क्या करना, सीधा करना है। ये यूज किया जाता है सिनेमा हॉल के अंदर। जो प्रोजेक्टर है रियल इमेज बनाता है, और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, तो प्रिज्म इन्वर्टर लगा करके उस उल्टी इमेज को सीधा कर देता है, तब ये स्क्रीन पर पहुंचती है ये इमेज। क्लियर है। दूसरा उपयोग बच्चों प्लेन मिरर का करते हैं हम पेरिस्कोप के अंदर। पेरिस्कोप जानते होंगे, एक्चुअल में तुमने देखा हो
क्या बेटा, इसको यूज करते हैं आर्मी के लोग। आर्मी के जो जवान होते हैं ना, जैसे कहीं पर किसी दूसरी कंट्री से बॉर्डर पर लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, तो एक पर जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, मान जाओ आप, तुमने देखा होगा कारगिल युद्ध हुआ था, वो पहाड़ी पर बैठे थे ऊपर, तो हमारी सेना कहाँ थी, नीचे मैदान में थी, तो वो ऊपर पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, ऊपर चोटी पर, और हमारी आर्मी कहाँ पर थी, नीचे। अब वो कैसे ऑब्जर्व करें ऊपर के बैठ जवानों को? तो एक्चुअल में जो आर्मी के जो जवान होते हैं, उनकी जो गन है, गन होती है ना, गन, अरे गन नहीं जानते, उसके ऊपर, इसके ऊपर यहां पर एक पेरिस्कोप लगा होता है, पेरिस्कोप बोलते हैं इसको। उसके अंदर होता क्या है कि जहां पर जैसे यहां तो दुश्मन के या आपके टेररिस्ट छिपे हुए मान लो ऊपर पहाड़ी पर, और हमारे मैदान में, मैदानी भाग में यहां पर हमारी सेना है नीचे, तो उनकी आर्मी की जो गन है उसके ऊपर, यहां पर गन के ऊपर, जिसको आप अपनी भाषा में दूरबीन कहते हो ना, वो दूरबीन टाइप की लगी होती है, दो एक्चुअल में प्रिज्म लगी होती है उसमें इस तरह से। और यहां से ऊपर जो हाइट पर बैठे हैं लोग, यहां से चलने वाली रेज इस वाले प्रिज्म के इस भाग से रिफ्लेक्ट होकर के यहां आ गई, और इस प्रिज्म के इस वाले भाग से रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर पहुंच गई, और यहां से हमारे आर्मी के जवान देख रहे हैं यहां से, तो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे मैदान में बैठे हुए हमारे आर्मी के लोग इस तरह से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये काम होता है किसका, पेरिस्कोप का। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं यहां से आगे बच्चों कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं अबाउट प्लेन मिरर, 4-5 पॉइंट और रह गए बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें, ठीक है ना। इसे आगे के पॉइंट प्लेन मिरर से रिलेटेड नियर अबाउट 5-6 पॉइंट और रह गए बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करें, बार बार सुन लें।